अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाजरीन, हिंदुस्तान की जानिब से रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक सीज़ फायर पर जो इत्तफाक राय था, उसके बाद हम ये समझ रहे थे कि शायद हालात में बतदरीज बेहतरी आए, लेकिन हिंदुस्तान में ये एक परसेप्शन मौजूद है कि पाकिस्तान बैशिंग यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करके, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगा के, चाहे वो हमारे कबूतर हों, चाहे वो हमारे गुब्बारे हों, या पाकिस्तान की एक पॉजिटिव जो भी डेवलपमेंट हो इस खित्ते की खुशहाली के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, उस सब को सबूताज करना हिंदुस्तान की एक रिवायत रही है। और इस रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला ज़ोरों शोरों से जारी है और शिद्दत के साथ हम देख रहे हैं मकबूजा वादी में इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक ताज़ा कार्रवाई की गई है आज के दिन ही, और 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है। और ये हैं ज़िला इस्लामाबाद के खांडीपुरा इलाका है, जहां मासरा और घर घर तलाशी के दौरान 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। और उसके बाद जब प्रोटेस्ट हुआ तो इस पूरे ज़िले में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई। दूसरी जानिब अभी जो डेवलपमेंट हुई थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन, उसको तो बड़ा खुशाइन करार दिया जा रहा था, लेकिन तहरीक आज़ादी के एक और कारकुन को अब्दुल गनी ख्वाजा, जिनको शहीद कर दिया गया, और मंगल के दिन इनको सोपुर के इलाके में एक जाली मुकाबले के दौरान इनको शहीद किया गया। और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। और दूसरी जानिब मकबूजा वादी के अंदर जो पुलिस अहलकार हैं और जो फ़ौजी अहलकार हैं, उनकी ख़ुदकुशियों का सिलसिला भी जारी है। आपको बताते चलें कि एक और कांस्टेबल हैं जिन्होंने ख़ुदकुशी कर ली है, और ये तादाद अब पहुंच चुकी है 450 से ये 495 तक ये तादाद पहुंच चुकी है। यानी अगर हम 2007 से अब तक का जायज़ा लें तो 495 अहलकार जो हैं वो ख़ुदकुशी कर चुके हैं। और गुज़िश्ता बुध को एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 5 भारतीय फ़ौजियों ने ख़ुदकुशी की है। इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं कि ये ख़ुदकुशियाँ की जा रही हैं? इनके पीछे अगर मुहर्रिकात हैं तो मज़ालिम हैं। वो मज़ालिम और वो गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात और ऑर्डर्स जिनको इम्प्लीमेंट इन लोगों के ज़रिए करवाया जाता है, वो भी अब इससे नाला हो चुके हैं और तंग आ चुके हैं। ये एक सिलसिला है जो जारी है। दूसरी जानिब हिंदुस्तान इस पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की कोशिशें कर रहे हैं, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पे चीन की सरपरस्ती में कायम हुआ है, माशी और सिक्योरिटी ब्लॉक इसे कहा जाता है, इस पे वो अपनी सियासी बालादस्ती की कोशिश जारी रखे हुए है। और कोशिश ये कर रहा है कि किसी न किसी तरह इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको सबूताज करे, जिस तरह सार्क को जो है मुतासिर किया। और सार्क जो कि इस पूरे जनूबी एशिया के लिए बड़ा एक अहम कोऑर्डिनेशन का और एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का एक बड़ा अच्छा फोरम था, और जो माशी आदाफ का तायुन भी करता था, उसको भी सबूताज किया। और आज एक और बात भी हम करेंगे, और बड़ा अहम आज दिन भी है। 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं 1971 मुक्ति बानी की वो तहरीक जिस पे अवार्ड नरेंद्र मोदी ने हासिल किया। लेकिन ये वो अनोखा लाडला है जो खेलन को मांगता है चांद। क्यों चांद मांगता है? कि वो सिल्वर जुबली मनाना चाह रहा है बांग्लादेश के साथ मिलकर। और बांग्लादेश को हम ये बताते चलें, हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि मुक्ति बानी तहरीक को किस तरह सपोर्ट किया गया हिंदुस्तान की जानिब से, अवार्ड हासिल किया और उसका खुद एतराफ़ भी किया गया। इस दोहरे मयार और इस मुनाफकत का जिक्र करेंगे कि एक तरफ जो वहाँ बांग्लादेश के मुसलमान हैं उनको शहरियत से महरूम रखा गया, और दूसरी जानिब हिंदू कार्ड खेला जा रहा है। यानी वहाँ माइनॉरिटी को जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है और एक कार्ड खेला जा रहा है, और दूसरी जानिब जो मुसलमान हैं, जो एक बहुत बड़ी तादाद में है। और मुक्ति बानी तहरीक, आपको भी पता है कि हमारे वहाँ पर एयर ट्रैफिक को बंद करवा दिया गया था। हमें बड़ा लंबा चौड़ा सफ़र करके वहाँ तक पहुँचना पड़ता था, जहाज़ को लंबे रूट का इस्तेमाल करना पड़ता था। इन तीनों मौज़ूआत को आज हम कोशिश करेंगे कूज़े में बंद करेंगे, और अपने माहिरीन से इस हवाले से राय जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुक्ति बानी तहरीक को मिलकर किस तरह जो है वो सेलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही है। यानी एक गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, 50 साल इसके मुकम्मल हो चुके हैं। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नसीम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई उमूर के माहिर हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अमीन साहब,
फॉर्मर एम्बेसडर हैं, आपका जो ख़ास तौर पर जो डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है उससे इस्तेफादे की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मुक्ति बानी तहरीक पर भी हम ज़रूर बात करेंगे और आज गोल्डन जुबली के हवाले से हिंदुस्तान की जो कोशिशें हैं उसकी बात भी करेंगे, उस मुनाफ़कत का जिक्र भी करेंगे। लेकिन मकबूजा वादी में जो मजालिम है उसमें तेज़ी आ रही है, चाहे पब्लिक सेफ्टी एक्ट के नाम पर एक बदमाशी दिखाई जा रही है, लोगों का कत्ल गारत किया जाए, इसमत दरी की जा रही है, घर घर तलाशी और मुहासरे के दौरान नौजवानों को शहीद किया जा रहा है, एक जेनोसाइड, वो तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन इसमें एक अहम फैक्टर ये है कि वहाँ के जो पुलिस एहलकार हैं, सिक्योरिटी एहलकार हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनके सीनियर और जो आला अफसरान हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। इसके पीछे कौन कौन से अवामिल कार फरमा हो सकते हैं? डॉक्टर शहजाद, आपने जी जी, आपकी आवाज आ रही है ब्रिगेडियर साहब? अच्छा, देखें, बात की है इस वक्त जब से जब से इंडियन आर्मी वहां पर कश्मीरियों में आज 2 साल हमें वर्ष, और अगर उन्होंने इनके फौजी मार रहे हैं, मीन्स के कश्मीरी बुरहान वानी की शहादत के बाद एक जंग शादी की जो थी वो एक्चुअली बहुत ही नजर है। हजारों का तादाद में बुरहान वानी पैदा हो, ये इनसिक्योरिटी है जिसके सुसाइड कर हर इनसिक्योर है कि हम हमारे ये नौजवान ये फ्रीडम फाइटर मारेंगे। उसके बाद तो आप समझ नहीं आ रही कि जो इसने हरकत की है पूरी आइसोलेट है। आपके सामने बांग्लादेश का क्लोज एलाई, भूटान, नेपाल की कॉलोनीज सब ने कुछ है आपके सामने। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ईरान ने इनको छोड़ दिया, हर एक इनको छोड़ पाकिस्तान को एक्सपेक्ट करते, ये खुद दुनिया में आइसोलेट होती हैं। दैट इज द रीजन कि दुनिया की अब आवाजें हो गई हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात है, आपके सामने को देख ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपके सामने क्या आपने जो जो लैब उसकी खबरें आने की गई, तो अब इनको बड़ी जहाँ तक में फंड फंडिंग ये कर रहे हैं, ग्लोबल टेररिज्म कर रहे हैं, 40% में $1.5 बिलियन की मनी फंड की है। फिर पाकिस्तान में जो ये करते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान में रॉ इंटरफेयर कर रही है, कुछ निकाले, सो दे आर फुली एक्सपोज एंड टू आवर प्रेजेंट गवर्नमेंट पाकिस्तान की उन्होंने एक का मुकदमा लेके में बात की है, बट द इशू इज इंडियन एंड ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट एंड बहुत कनिंग लोग हैं। अब ये जान के जंगली की बात, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी तकारीर मैंने शायद जितनी पढ़ी होंगी कम लोगों ने, और उस वक़्त जब मुसलमानान हिंद शायद सोच भी नहीं रहे थे कि हम एक आज़ाद खुद मुख्तार हैसियत से इस खित्ते में रह सकेंगे। और वो इसलिए कि आज अगर हम देखते हैं उनकी सोच, उन्होंने अपनी इब्तिदा कांग्रेस पार्टी में की थी और उससे उन्होंने जनाब क्यों किया, क्योंकि उन्होंने जहन वो देखा था उन अफराद में जो दुनिया के उस वक़्त बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़, कोर्ट सोवेन बरतानिया में, और बरतानिया वो उस वक़्त का सुपर पावर था जो आज हमें नज़र नहीं आता। अब तो वो लिटिल इंग्लैंड बन के रह गया है। लिटिल इंग्लैंड भी होगा पर 5वां या 6वां मुल्क जीडीपी के लिहाज से आज भी है। और कायद ने तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जाकर देखा कि इनका निज़ाम हुकूमत क्या है जिसकी वजह से ये 200 साल से दुनिया पर राज कर रहे हैं। पाकिस्तान जब बारे से वजूद में आता है
और उस दिन से लेकर आज तक 73 साल गुजर गए। आपने इसमें, मैं देख रहा था कि आइन के ऊपर भी एक छोटा सा हिस्सा लिखा हुआ है, और ये बड़े सगीर में, सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं, जो हमारी बुनियाद है हुक्मरानी की, वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। आज भी सिर्फ 1962 का जो आइन था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था। 73 का आइन, जिसके तहत हम आज इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बुनियाद क्या है और किस तरफ हमने जाना था और कहाँ तक हम पहुँचे, हमारी मंजिल का मकाम क्या था और हम कहाँ कहाँ घूमते फिरते रहे। आज मैं ये सोचता हूँ कि कायद की जो वो तकारीर मैं देखता था 1910 से लेकर 1946 तक, वो नुमाइंदगी करते थे बॉम्बे की, मुंबई जिसका आज नाम है, और वो सीट जिससे आते थे वो रिजर्व सीट थी मुसलमानों के लिए, मोहम्मडन्स उनको कहा जाता था उस वक्त। और वो जब आप और हमारी तो नहीं, मुंबई की नुमाइंदगी करते थे और तमाम तर हिंदुस्तान में घूमते फिरते थे, तो एक वक्त ऐसा आया 1931 से 1935 तक कि उन्होंने इस खित्ते को खैरबाद कह के और बरतानिया चले गए। शायद ये बातें आपको याद होंगी जिन्होंने मुतालिया किया होगा, क्योंकि उनका जो मकाम था बतौर बैरिस्टर, वो बरतानिया के टॉप के बैरिस्टर का मुकाबला करते हुए उन्होंने 4 साल में इतनी दौलत कमाई कि उन्होंने वहाँ 8 एकड़ का घर ख़रीदा और अपनी अहलिया और अपनी बच्ची के साथ वहाँ मुकीम हो गए। नवाबजादा लियाकत अली ख़ान और उनकी अहलिया गई, उनको मदऊ किया, पाकिस्तान वापस लेकर आए, और उन्होंने जो रास्ता उसके बाद अख्तियार किया, हम कहते हैं कि अल्लामा इकबाल साहब की वो सोच, वो जो उनका एक अपना मुस्तकबिल की सोच थी, वो क्या थी कि वो जो अक्सरियती खित्ता ब्रिटिश इंडिया का है उसको हम पाकिस्तान बनाकर रहेंगे। उनकी सोच, उनका इंतकाल पहले हो गया। जब कायद ने इस तरफ रुख किया, 1937 का जब इलेक्शन होता है, 11 सूबे थे ब्रिटिश इंडिया के, 8 या 9 में कांग्रेस पार्टी जीतती है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज़्यादा सीटें नहीं हासिल हुई, और उससे कायद को ज़्यादा एक जुम्बिश आई, और उन्होंने जिस तरीके से फिर आगे 1945 और 46 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जिस सतह पर लेकर गए, उसकी वजह से आप और हम इस खित्ते का नाम पाकिस्तान कहते हैं। और उसमें जो आइन साज असेंबली, कंस्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया बनी, उसको जब तकसीम किया तो कंस्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान और कंस्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, इनके 2 काम थे कि आइन साजी करनी है और कानून साजी करनी है। कायद का इंतकाल हो गया 1948 11 सितंबर को। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर 9 साल लगे कि हम अपना पहला आइन 1956 का लेकर आए। इंडिया ने अपना आइन 1950 में पास किया, पर मैं देखता ये हूँ कि उस वक़्त का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान में हम फिर 2 हिस्से हो गए हमारे 1971 में। तो क़यादत का तो नुकसान ना होने का जो मकाम था उस वक़्त, हमने ऐसे फ़ैसले किए जिसके तहत हमने इस खत्ते के लिए आज़ादी तो रखी और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पर जो देखने वाली बात यह है, जिसके लिए मैं समझता था कायद का जो सोच थी, अल्लामा इकबाल अपने मुल्क के लिए, आयतुल्लाह खुमैनी, उससे पहले मिस्र का जो लीडर थे कर्नल नासिर साहब, ये वो लोग थे जिन्होंने कौम की फिक्र की, सोच की, ज़ात के मफाद की कभी बात नहीं की।
और उस सतह के मैं समझता हूँ लीडर हमारे मुल्क में शायद ही और पैदा अब तक मुश्किल ही कोई हुआ हो, क्योंकि ये वो लोग थे जब उनकी रहलत होती है तो कायद ने जो अपनी विल लिखी उसमें कहा कि मेरी जो असासे हैं वो 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दिए जाए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इस्लामिया कॉलेज पेशावर और जो सिंध मदरसा जहां उन्होंने तालीम हासिल की। आज हमारे पास कितने कायदीन ऐसे हैं जिनकी सोच उस सतह की हो कि कौम की खिदमत, उनका पूरा एक बहन भाई थे, हालांकि हम सिर्फ फातिमा जिन्ना साहिबा का नाम जानते हैं, कोई उन्होंने परवाह नहीं की किसी की। हालांकि उनका घर जो था वो एक ताजिर फैमिली से था, वो खोजा फैमिली से उनका ताल्लुक था, पर उनकी सोच क्या थी कि इल्म के जरिए, और आज कौन से ममालिक हैं जो दुनिया पे छाए हुए हैं, वो जिनके ग्लोबली मयार उस सतह का है। वफाकी वज़ीर सैयद फ़ख्र इमाम तकरीब से खिताब कर रहे हैं इस्लामाबाद में। उनका कहना है कि कायद आज़म की अनथक मेहनत से पाकिस्तान हमें मिला, आज़ाद हुआ। आइन का एहतराम जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सब पर लाजिम है। जी नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से कबल बात कर रहे थे नसीम सिद्दीकी साहब से। नसीम सिद्दीकी साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर कामयाबियां समेटी हैं और बड़ी कोशिशें पाकिस्तान की जारी हैं, लेकिन कहीं ये भी समझा जा रहा है कि हमें इसमें मजीद जिद्दत लानी होगी, क्योंकि जिस तरीके से हम हाइब्रिड वार का सामना कर रहे हैं, 5th जनरेशन का हम सामना कर रहे हैं, तो उसका एक अल्टरनेट, एक सब्स्टिट्यूट ये भी है कि हम भी थोड़ा सा वो मैनुअल जो हमारा तरीकाकार है उसमें अब थोड़ी सी चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है। हम पे हाइब्रिड वार जो है वो थोपी जा रही है, उस पर अमल दरामद किया जा रहा है, तो हमें भी थोड़ा सा अपनी हिकमत अमली तब्दील करनी होगी। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? आपने डिजिटल का जिक्र किया तो पहले मैं सवाल का जवाब दूंगा, फिर मैं सफारती ताल्लुकात की तरफ जाऊंगा। ये डिजिटलाइजेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि जैसे फेटफ में हमने 24 पॉइंट्स हमने पूरे उनके किए और 3 पॉइंट्स रह गए जिन पे काम हो रहा है और वो इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ने जो है वो 3 पॉइंट्स को ज़्यादा उजागर किया और हमें हर जगह वही नज़र आ रहा था उनका सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे हमारे 24 पॉइंट जो हाईलाइट होते हैं। तो इसमें पीटीए हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त इदारा है। पीटीए अगर इसके ऊपर काम करे, कुछ आईटी जो कंपनीज है उनके साथ ताउन करे, तो ये बड़ा अच्छा हम काउंटर अटैक कर सकते हैं। और ये 5th जनरेशन वॉर के हिसाब से ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो सफारती ताल्लुकात हैं उसमें देखें कि हमें अपने ताल्लुकात मज़ीद इस्तेमाल करने होंगे। गो के कोविड चल रहा है, लेकिन फिर भी वजारत खारजा की तरफ से जो हमारे यूरोपीय यूनियन है वहाँ पे जाएं। जिस तरह भी इतना बड़ा उनका ये जो डिसइंफो लैब का केस पकड़ा गया, इसको हाईलाइट किया जाए, वहाँ की पार्लियामेंटेरियंस को बताया जाए। हमारे पार्लियामेंट से लोगों को जाना चाहिए बैरून ममालिक, और कश्मीर का जो मसला है इसको ब्रिटिश जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने ब्रीफिंग ली है EU डिसइंफो लैब के जो CEO देखिए डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, बड़े इनके गहरे रवाबत हैं तमाम लोगों के साथ। तो
तो इनको सारे इख्तलाफात भुला के मसले कश्मीर के लिए जो है यकजा होकर यहाँ से पार्लियामेंट्री वफद बनने चाहिए, सेनेटर्स के वफद बनने चाहिए, इवन सहाफ़ियों के वफूद बनने चाहिए, और वो यूरोपीय यूनियन, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अमेरिका, कनाडा, जो भी ताकतवर ममालिक हैं जो इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल सकते हो, वहाँ जाके मसले कश्मीर का मुकदमा जब लड़ेंगे तो ये बात आगे बढ़ती चली जाएगी। अब आप देखें, जैसे आप अपने इंट्रो में भी बताया कि बरतानिया, अमेरिका ने ये वैसे आपका ये बड़ा एक अहम नुक्ता है। शायद अमीन साहब ये बताइएगा कि जिस तरह नसीम सिद्दीकी बता रहे थे कि पार्लिमानी वफूद भेजे जाएं, माजी में ये प्रैक्टिस हमने की है, पार्लिमानी वफूद हमने भेजे हैं, अब उसका क्या हुआ ये तो एक अलग सवाल है। वज़राए ख़ारजा की सतह पर कोई इजला कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, इनवाई कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, आप क्या समझते हैं? क्योंकि हमें जिस तरह हाइब्रिड वार के ज़रिए घेरने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह अब देखें कि दुनिया बदल रही है, ग्लोबल विलेज, और फिर दूसरा डिजिटलाइजेशन की हम बात करते हैं, तो हमारी हिकमत अमली आपको कैसी लगती है? यकीनन मैं समझता हूँ जो भी कोशिश की जाएगी वो बड़ी मुफीद होगी। और हाइब्रिड वॉरफेयर का आपने जिक्र किया, ज़माने में हर किस्म के हर इस्तेमाल होते हैं। फौजी ताकत के अलावा जो है मीडिया का है सिलसिला, और फिर ये टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है, फेक न्यूज़ है, खुदा क्या क्या चीज़ें। तो हमें ज़ाहिर हालात ताबिक चलना होगा। मेरा अपना तजुर्बा सबकी ये है कि ज़माने में बहुत पार्लिमानी वफ्द भी आते रहे, और मेरा अपना ये था कि कोई एक खास मकसद हासिल नहीं हुआ। वो कुछ टूरिज्म ज़्यादा होता था। अक्सर जो थे हमारे लोग जो थे वो वहाँ के मकामी लोक्यूटर थे, उनके साथ उनमें सही मानों में बात भी नहीं कर पाते थे। बिल्कुल। तो मैं इसका ज़्यादा हाथ में नहीं हूँ कि आपने बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भेज दिया। ऐसे लोगों को भेजें जो उनकी वाकई बोलने की सलाहियत है, जिनको इंटरनेशनल रिलेशन का कोई तजुर्बा है, या उनका वहाँ पे कोई ज़ाती कोई लिंकेजेस हैं, लाइक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या अपने ऑपोजिट के साथ उनके प्रभावित रहे। ऐसे लोगों को भेजना बेहतर है, बजाय इसके कि आपने कहा कि फलानी पार्टी का ये ले लो, फलानी का ये ले लो, उसको भेज दो। वहाँ पे होता टूरिज्म है, होता नतीजा कुछ नहीं निकलता है। बिल्कुल। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अगर कोई भी तरीका है जो कामयाब होता है, हाल होता है, बड़े शौक से उसको करें। असल चीज़ ये है कि इस वक्त इंडिया बड़े प्रेशर में है, पहले के मुकाबले में यकीनन बहुत प्रेशर में है। एक तो कश्मीर का सिलसिला ऐसा है जिसके में वक्त के साथ आलमी कॉन्शियस पहले के मुकाबले में तो कुछ जगह है। आपने देखा कि मुख्तलिफ पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, दीगर यूरोपियन यूनियन में, अमेरिका में कश्मीर के सिलसिले में तशवीश का इजहार किया जा रहा है, इंडिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अभी कल ही इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रिटिश एम्बेसडर को बुला के बड़ा प्रोटेस्ट किया कि आपके मुल्क में हमारे खिलाफ बातें हो रही हैं वगैरह वगैरह, हम तो बड़ी जमहूरियत है, आप भी जमहूरियत है, जमहूरियत को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये बड़ा एक किस्म का आयरॉनिक सेंटेंस था। इंडिया वो जमहूरियत है जहाँ पे आज़ादी राय जो कश्मीरियों की खासतौर पर है उसको तो बिल्कुल टोटली पामाल किया हुआ है। माइनॉरिटीज के साथ इतना अबतर सलूक है, वहाँ पे जो हिंदुत्व के आइडिया लोगों पे ठूसे जा रही हैं, फिर भी वो दावा है कि हम दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, अब तो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, नाम को डेमोक्रेसी है, असल में एक फैशिस्ट स्टेट है। और ये चीज़ हमें उजागर करनी चाहिए। और यकीनन इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो बार बार जिक्र किया है कि ये तो इनके लिंक्स तो फैशिज्म और नाजिज्म से मिलते हैं। इनके जो फाउंडर्स थे वो तो नाजिज्म और फैशिज्म से मुतासर होकर उन्होंने ये तहरीकें शुरू की थी। तो ये सिलसिला जो है इसको जितना भी हम उजागर करें बेहतर है, क्योंकि वेस्ट में नाजिज्म के सिलसिले में बड़ा एक किस्म का उनका एक टेंडर कॉर्नर है, वो उसको बड़ा सख्त नफरत है नाजिज्म का जो उनका तजुर्बा था। तो ये चीज़ें जो है यकीनन हमारी तरफ से हो रही हैं, इनको और ज़्यादा किया जाए, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से किया जाए। मीडिया को पेनिट्रेट करना चाहिए। हमारे जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं वो वहाँ के जर्नलिस्ट के साथ उनके अगर कोई इंटरेक्शन होता है तो बहुत अच्छी। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप ट्रैवल करके लंदन पहुँचे, आप आजकल तो ऑनलाइन बात कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं एक के साथ कम्युनिकेट करने के। टू सम अप द पॉइंट, हमें अपना ऑल राउंड एक एफर्ट बढ़ाना चाहिए जिसमें डिप्लोमेसी को, मीडिया को और एक किस्म की जो हाइब्रिड वॉरफेयर के टैक्टिक्स हैं उनको उजागर करके हिंदुस्तान को बेनकाब करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आऊंगा, ये बताइएगा कि इजराइल मॉडल की हम बार बार बात करते हैं, अगर हम फाशिज्म की बात करें, नाजीज़म की बात करें, तो एक इंस्पायरेशन नजर आती है इन बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। आरएसएस की बात करें या हम इस वक्त मुसाद और इनकी बात करें, तो वो जो मॉडल अडॉप्ट किया गया था उसी मॉडल में हमने ये भी एक चीज़ देखा था कि गैर कानूनी बस्तियां बनाई गई, गज़ा का मुआसरा करके फिर गज़ा में कॉलोनियां बनाई गई। इसी तरह हमने देखा कि हिंदुस्तान ने भी जम्मू कश्मीर तरमीमी बिल 2021 लोकसभा और राज्यसभा से मंजूर करवाया,
जिसके बाद आपने देखा कि उनके जो ऑफिसर्स हैं या उनकी वो रैंक है वो उनकी टेरिटरी में शामिल करने की कोशिश की गई। लेकिन सर जुग्राफियाई तौर पर भी अगर हम पैलेस्टीनियंस की बात करें और मकबूजा वादी के बासियों की बात करें, इनमें बड़ा फर्क है। तो अगर एज इट इज वही मॉडल यहां पे अडॉप्ट किया जाता है तो इसकी नाकामी के कितने इम्कानात दिखते हैं आपको? देखें, बात यह है कि जब से नरेंद्र मोदी एक इजराइल के विजिट फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल गए थे, वहां पर नेतन्याहू ने उन्होंने दोनों मिल के स्ट्रेटेजी बनाई है कि जिस तरीके से वो पैलेस्टाइन में पैलेस्टीनियंस के साथ जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं और उनको वहां से धकेल के गजा स्ट्रिप में ले आए हैं, उसके बाद वहां पर अपनी कॉलोनीज बना रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से फिर इंडिया ने आगे कश्मीर में जुल्म किया और अल्टीमेटली 2019 में 5 अगस्त को उन्होंने पूरा इसको रिवोक कर दिया 30 को और 35A को, और वही काम शुरू कर दिए कि उनको वहां पर लाके बसा रहे हैं, उनको नेशनलिटी दे रहे हैं, फिर उनके इतना जुल्म कर रहे हैं कि बेचारों को दे वांट टू पुश देम टू द बॉर्डर एरिया ताकि वो बिल्कुल ये खाली हो जाए, अपनी डेमोग्राफी चेंज कर लें। यहाँ पर देखिए, हमें पाकिस्तान इज नॉट पैलेस्टाइन, पाकिस्तान इज नॉट अ वीक कंट्री, हमारी ट्रूथ बैटल हार्डन है, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमारी जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अहम है, हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। सो वी हैव टू पुट आवर वेट, वी हैव टू टेल द इंडियन और वर्ल्ड को कि वी विल नॉट लेट दिस हैपन इन कश्मीर। कश्मीर रिमेन द डिस्प्यूटेड एरिया। आर्टिकल 47 और यूनाइटेड नेशन 1948 का जो रेजोल्यूशन है वो बड़ा क्लियर है कि प्लेबिसाइट होगा और उसके बाद ये खुद अपना फैसला करेंगे ना। इसके लिए अभी हमें खामोश नहीं होना चाहिए। हिंदू मेंटालिटी ये है कि जहां आपने खामोशी इख्तियार की, जहां आपने जरा सा ढीलापन दिखाया, ये आप पे चढ़ाई करना शुरू कर देंगे। सो वी हैव टू वेरी स्ट्रांग, इसको हमें हर फोरम पे लेके जाना है। आप देखें, आपकी कश्मीर कमेटी मैंने नहीं कभी सुना कि वो किधर गई है, उसमें कौन से मेंबर हैं, सवाए अफरीदी साहब के अलावा और मुझे किसी का नहीं पता। सो यू हैव टू मेक द बेस्ट पॉसिबल पर्सन हु हैव द कम्युनिकेशन skill, who have all the words to go and tell the world what is happening, and with all the relevant documents and clips लेके जाएं, दुनिया में बताएं कि what is happening। दुनिया को पता ही नहीं है क्योंकि वहाँ ब्लैकआउट है, वहाँ कोई जा तो सकता नहीं है। पाकिस्तान की बात तो इसलिए बात भी करता कि आपके सामने डिसइंफो लैब में हमें पता चल गया कि उन्होंने लोगों के माइंड कंट्री का पॉल्यूट कर दिए हैं। दे डोंट बाय पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू। बलोचिस्तान में ओपनली वो कहते हैं कि जी हम इसको अलग करेंगे, हम सेपरेटिज्म को सपोर्ट करेंगे, एंड पीपल इज नॉट टॉकिंग। म्यांमार की आप सामने मिसाल देख लें, जरा सा वहां पर झगड़े में फौज ने टेक ओवर किया है, उसके 15-20 लोग मरे हैं, वहां यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन चला गया। व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर? क्या हुआ कश्मीर में? इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत एक यूनाइटेड नेशन के चार्टर के ऊपर है, दुनिया खामोश है। बिकॉज वी नीड टू स्टैंड, हमें एज ए एंड वी शुड बिहेव लाइक ए न्यूक्लियर कंट्री। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत काम किया, लेकिन देन वी नीड टू हैव अ फॉलो अप। हाउ मेनी टाइम हमारे फॉरेन मिनिस्टर बाहर जा रहे हैं और जाके बातें कर रहे हैं। कश्मीर कमेटी, आपके जो अमीन साहब कह रहे थे, खाली लोग नहीं भेजें, दे शुड गो विद द बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल। दुनिया को बताएं व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज लाइकली टू हैपन, बिकॉज 2 न्यूक्लियर स्टेट्स आर स्टैंडिंग आई बॉल टू आई बॉल। इवन जरा सा इंसिडेंट हो गया, लड़ाई हो गई, लड़ाई के डायनेमिक्स किसी को नहीं पता होते हैं कि ये कहाँ जाके एंड करेगा। इस खित्ते में आपका चाइना है, रशिया है, ईरान है, अपने मुल्कों को बताएं कि इस खित्ते को क्या खतरा है इंडिया से। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जी ब्रिगेडियर साहब, आपने बड़ी अहम बात की, आपने जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात की पाकिस्तान की। आप नहीं समझते कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, जो हमारी तस्वीराती अहमियत है, उसे हम खुश असलूबी से और बड़े एहसन तरीके से जो दुनिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट हिंदुस्तान के साथ है उसे काउंटर कर सकते हैं अपनी इस तस्वीराती डेप्थ और इस तस्वीराती अहमियत को उजागर करके। आप नहीं समझते कि इसे उजागर करने की जरूरत है? हमारे लिए काउंटर स्ट्रेटेजी का काम कर सकती है ये डेप्थ। देखें, इस वक्त इट्स अ वॉर ऑफ इकोनॉमी। हमें ये चाहिए, वी शुड कीप परसुइंग आवर नेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। हमें कश्मीर पॉलिसी को परसू करते रहें, बट एंश्योर के वी कंप्लीट सीपैक इसको ऑपरेशनलाइज करें। इसको, ये हमारा जंप ऑफ पॉइंट है। वी नीड टू इकोनॉमिकली बिकम वेरी स्ट्रांग। व्हेन यू आर इकोनॉमिकली स्ट्रांग, यू आर अ न्यूक्लियर कंट्री, यू आर बैटल हार्डन्ड आर्मी, then people will listen to you. Nobody can ignore you. You are sitting on the mouth of Gulf, जहां पर आपके सामने कितनी बड़ी ट्रैफिक होगी जब चाइना के साथ चलेगा। 60% ऑयल उनका वहां यहां से जाता है, वो जो कि
साउथ चाइना सी से इट इज वेरी वल्नरेबल। वहां पर उनको आना पड़ता है, पहले अरेबियन सी में, फिर इंडियन ओशन में, मलाक्का स्ट्रेट, साउथ चाइना सी, एंड देन दे गो टू चाइना। सो इट इज एक्सपोज टू ऑलमोस्ट 60 डेज, या 7 डेज में आप कंप्लीट करते हैं। सो वी मस्ट एक्सप्लॉइट दिस पोटेंशियल एंड इनवाइट मोर कंट्री। द मोर कंट्रीज कम, द मोर कंट्री इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, the less we have a chance of escalation and the fight. And that is what should be our policy जो हमारी होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए, इंडिया को आप एंगेज रखें, अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करें, बट ऑपरेशनलाइज और सीपैक, इसको जब तक हम नहीं करेंगे, हम दुनिया की नजरों में अपने फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सके। सही। ब्रिगेडियर साहब, आपने जो बात की, मैं नसीम सदीकी साहब की तरफ जाऊंगा। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हमारी जो अपनी एक तस्वीराती अहमियत है उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, और साथ साथ ये भी उन्होंने इशारतन आप हम सबको बता दिया, और पूरी दुनिया भी इस बात को जानती है कि रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो शी जिनपिंग की जानिब से लिया गया, पाकिस्तान को उसमें मरकज़ी हैसियत हासिल है। हमें ये करना होगा कि जिस तरह 7th 8th GCC बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होती रही, प्रोजेक्ट्स लगते गए, इकनॉमिक कॉरिडोर्स पर भी काम हो रहा है, इस पे हमें तेज़ी दिखानी होगी, रीजनल ममालिक को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करना होगा, क्योंकि हमें काफ़ी हद तक इख्तियार दिया गया, बाइख्तियार बनाया गया चाइना की जानिब से, हम इसके शराकतदारों के नंबर्स ऑफ पार्टनर्स जो है उसमें इजाफा करें। चाबहार के हवाले से भी अगर हम एक बात करते हैं, जो कि गवादर पोर्ट से बहुत ज़्यादा करीब है, और भारत ने मुकम्मल कोशिश की, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि चाबहार के हवाले से भी भारत को कहीं पसपाई होने जा रही है। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बात की। देखिए, पाकिस्तान जो है ना, बल्कि ये खित्ता पिछली 4 दिहाइयों से जो है वो जंग में झोंका गया है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तबाही मची है, इंसानी जानें भी गई हैं पूरे खित्ते में, और इकनॉमिकली भी मईशत को भी बड़ा धचका लगा है। अब चाहिए तो ये है कि इस खित्ते के तमाम जो ममालिक हैं उनके साथ मिल के, और ये जो हमारा CPEC है इसको प्रमोट किया जाए, और इसमें जो हमारे इलाकाई ममालिक जितने भी करीब करीब है उन सबको स्टेक होल्डर्स बनाया जाए। क्योंकि अगर ये रोड की बेल्ट बनती है, जैसे हम यूरोप में रहते थे, लंदन से निकलते थे, पेरिस में लंच किया, ब्रसल्स में खाना खाया और घर वापस आ गए। जब रोड्स का नेटवर्क होगा तो बिजनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और टूरिज़्म भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अभी बाहर पे जो है वो फिर अपना हिंदुस्तान जो है वो वहाँ पे गड़बड़ करना चाह रहा है, लेकिन ईरान उसको मुँह तोड़ वहाँ पे जवाब देगा। अच्छा, जब आपने भारत को खुला छोड़ दिया तो उसने अपने तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब करने शुरू किए। अफगानिस्तान में बैठ के खित्ते में दहशतगर्दी करवा रहा है, ईरान के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब है, नेपाल के साथ उसके। लेकिन मैं यहाँ रुकूंगा नसीम सदीकी साहब, ये मैं फिर ब्रिगेडियर साहब से भी पूछूंगा। हिंदुस्तान के हालात ख़राब करना चाहता है, वहाँ दहशतगर्द अनासिर को भेज रहा है, और अमेरिका की जानिब से जो अब नेगोशिएशन होगी, जो अशरफ गनी को ख़त लिखा गया है US की जानिब से, उसमें इसे भी फरीक बना दिया गया है। यानी ईरान की तो बड़ी अच्छी पॉजिटिव है, वो तो डेवलपमेंट है। हम ये समझते हैं कि ये जो आपस में एक तशनगी है, या ये आपस में अमेरिका और ईरान के माबैन जो एक गैप है, वो तो दूर होगा। ईरान को भी इसमें फरीक बनाया गया, और एक फितरी तौर पर उसको, लेकिन इस गैर फितरी मुल्क को किस तरह बिल्कुल इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। भारत का कुछ भी लेना देना अफगानिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी जो है वो कोशिशें की हैं, और तालिबान को और इवन अशरफ गनी ग्रुप को जो हुकूमती वहाँ पे, उनको भी एक टेबल पे बिठाया है, अमेरिका के साथ भी एक टेबल पे बिठाया। इस खित्ते में अमन चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तान पुरजोर कोशिशें कर रहा है, और हिंदुस्तान पहले दिन से इसको सैबोटेज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस भारत को तो इसका हिस्सा ही नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसकी जो हरकत और सकनात है उन पे नज़र रखनी चाहिए कि उसकी इतनी एम्बेसीज जो है वो अफगानिस्तान में क्या कर रही है, कौन सा कारोबार वहाँ पे हो रहा है। ये सिर्फ दहशतगर्दी के लिए वहाँ इन्होंने अपने सफारत खाने खोले हुए हैं, और मुँह की खानी पड़ रही है इस वक्त भारत को, क्योंकि तमाम ममालिक जितने भी आसपास हैं कोई भी भारत से खुश नहीं है। आप देखिए, उसने चाइना के साथ जो है पंगा लिया हुआ है, नेपाल के साथ उसके मसाइल हैं, पाकिस्तान से तो उसके 1947 से मसाइल चले आ रहे हैं। तो अब दुनिया को जो भयानक चेहरा भारत का वो नज़र आना शुरू हो गया। और बिल्कुल शाहिद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो हमारी कश्मीर कमेटी बने या पार्लियामेंटेरियंस का कोई ग्रुप बने, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए जो कि कॉज को हाईलाइट कर सकें। उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि दुनिया को वो सही तरह से भारत का मकरू चेहरा दिखा सकें, जो कश्मीर का मसला है उसको अच्छी तरह उजागर कर सकें। तो अगर ये हम अपनी कोशिशें करेंगे, बिल्कुल सही कहा
कि हम यहाँ बैठ के भी वर्चुअल मीटिंग्स कर सकते हैं, हम आर्टिकल लिख सकते हैं, हम आर्टिकल्स का मटीरियल अपने दोस्त सहाफ़ी जो बाहर बैठे हैं उनको हकीकत बता सकते हैं और उनसे आर्टिकल उनको कन्विंस किया जा सकता है कि आप अपनी इसकी पे राय दें, आप आर्टिकल्स लिखें। ये हालात यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सारी सफारती सतह पे ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम करके तो मसले कश्मीर को उजागर कर सकते हैं। अच्छा शाहिद अमीन साहब, ये बताइएगा कि मकबूजा वादी के मजालिम की तो हम बात करते हैं, लेकिन रीजन की बात करना भी यहाँ पे ज़रूरी है कि इस वक्त जो इलाकाई ममालिक जिसका जिक्र नसीम सदीकी साहब ने भी किया, पीके ओली शर्मा की अगर हम बात करें और महिंदा राजा पक्से जो कि श्रीलंका के इस वक्त सरबराह हैं, अगर इन दोनों की हम बात करें तो इनकी बॉडी लैंग्वेज भी समझ आ रही है, ये हिंदुस्तान की मोनोपोली को अब तस्लीम नहीं कर रहे। लेकिन बांग्लादेश, इसे हम कैसे समझा पाएं कि बांग्लादेश को भी इसका एक शराकतदार हम बनाना चाह रहे हैं जहां पे एक माशी इनकलाब आ सकता है, बांग्लादेश के लोगों की माशी मुश्किलात उससे दूर हो सकती हैं और हिंदुस्तान इस गोल्डन जुबली की आड़ में इस मुक्ति बानी तहरीक की जो सपोर्ट इसने की थी उसका क्रेडिट लेने की अब कोशिश कर रहा है और हिंदू कार्ड खेल रहा है। हम किस तरह इसे काउंटर कर सकते हैं कि इलाकाई ममालिक को भी हम इसकी शराकतदार बनाएं और मोदी की चालें जो है उनको समझाएं कि वो क्या कर रहा है? बज़ाहिर तो हमारे पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में पिछले दिनों बेहतरी नजर आई है और उन ट्रेंड्स को हमें आगे ले जाना है। लेकिन हकीकत ये है कि ये एक हसीना वाजिद जो है अभी तक तो बिल्कुल एक इंडियन पपेट के तौर पे काम कर रही है और इनका बल्कि समझे कि इनका तो बुनियादी सिर पे है कि वो पुरानी बातों को दोहराया जाए, पुराने जख्म को दोबारा हरा किया जाए, तो एक रोना पीटा जाए कि पाकिस्तान ने ये जुल्म किया, जेनोसाइड की वगैरह वगैरह। तो इसका नैरेटिव तो नहीं बदलने वाला। लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है बांग्लादेश में अवामी तौर पे पहले भी पाकिस्तान के लिए बड़े दोस्ताना जज्बात थे, लेकिन वो जज्बात और भर के आ रहे हैं। वहाँ पे इस्लामी नज़रिए के भी जो लोग हैं उनके भी मैंने देखा इज्तिमा पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो रहे हैं और मुख्तलिफ तरीके से इस्लामी ओपिनियन जो है अपने आप को असर्ट कर रही है। तो इस चीज़ को कोई भी सियासतदान जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि उनको कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिसके मुताबिक पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कोई बेहतरी आए, क्योंकि अवाम की भी ये एक ख्वाहिश है वहाँ पे है। जहाँ तक इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं वो तो मेरे ख्याल में उसका फौरी तौर पे जो कोई भी सिलसिला है वो उससे आगे नहीं बढ़ने वाला। खुद बांग्लादेश को हमें जो कुछ रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक वहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन तो अच्छी जा रही है और उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाई हैं, अपनी जो कुछ भी किया है अच्छा किया है, तो उसमें तो उनका कोई हमारा ज़्यादा रोल नहीं बनता। लेकिन जो एक ओवरऑल जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है उसमें यकीनन पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए। बल्कि मेरी तो एक फलसफा ये है कि ये जो बांग्लादेश के साथ इंडिया के ताल्लुकात हैं उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान के प्रेशर की वजह से इंडिया जो है अपने नेबर्स के साथ अपनी हेजेमनिक पॉलिसी बढ़ाने में नाकाम है। बिल्कुल ये पाकिस्तान का थ्रेट है, दैट इज कीपिंग द सिक्योरिटी ऑफ बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश अगर पाकिस्तान की इंडिया के साथ एक थ्रेट ना होती तो बिल्कुल बांग्लादेश इंडिया की झोली में जाके गिर जाता। तो उनको तो हमारा बड़ा मशकूर होना चाहिए कि हमारा जो एक किस्म का जो एक सिक्योरिटी का जो ये एक कैपेबिलिटी है उसकी वजह से इंडिया जो है रुका हुआ है, वरना तो एक उसकी तरह है, वुल्फ की तरह है कि वो उनको भी खा जाता और नेपाल को भी खा जाता। तो पाकिस्तान जो है वो तो इन लोगों का एक लिहाज से इनडायरेक्टली बड़ा इनकी सिक्योरिटी में मददगार है। एहसास वहाँ पे होता है जियो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के हिसाब से, तो यकीनन बांग्लादेश में एक ज़्यादा बेहतर जज्बा होना चाहिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का। तो हमें वक्त का साथ देखना चाहिए, जो कोई भी हमें ओपनिंग मिलती है उसके मुताबिक बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को जितना बेहतर किया जाए मैं समझता हूँ वो उनके भी हक में और हमारे भी हक में जदीद खुतूत पर इस्तवार करना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊँगा, अगर 15% हिंदुओं को और नेपाल में और ओवरऑल अगर श्रीलंका की बात करें तो 4% सिर्फ तामिल्स को सामने रख के बिग बॉस बनने की ये कोशिश जो है, इससे कितना नुकसान हो सकता है हिंदुस्तान को बिलखुसूस, और यही ममालिक जिनका मैंने जिक्र किया, ये ममालिक अगर सी पैक का हिस्सादार बन जाएं, शराकतदार बन जाएं, इस पूरे रीजनल कनेक्टिविटी का हिस्सा बन जाएं, तो उनको कौन कौन से फायदे पहुंच सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी इंडिया ने हेजमोनिक डिजाइन रखे हैं उनका सबसे बड़ा शुरू से एक डिजाइन रहा, दे वांटेड टू बिकम हैव ऑल हेजमोनिक डिजाइन इन दिस रीजन एंड द ओनली स्टम्बलिंग ब्लॉक वाज पाकिस्तान, और वो अभी भी है और हमने बड़ा सक्सेसफुली अब इंडिया को डिफीट इस मामले में कर दिया है। यही वजह है कि अब आप देखें कि इस वक्त भूटान को देख लें, नेपाल देख लें,
श्रीलंका, कितनी वो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करते हैं। लाइक बांग्लादेश से पाकिस्तान में बहुत बेहतर हालात हो रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारी प्राइम मिनिस्टर सीना वाजिद की जो है वो आपस में बातचीत हुई है, बिकॉज ये जो इन्होंने CAA और NRC का एक रूल लेकर है जो बंगालियों को, बहुत बॉर्डर वालों को बिल्कुल बहुत ज्यादा उनको अफेक्ट, बांग्लादेश के तहफुजात हैं इस पे बहुत ज्यादा तहफुजात हैं, बल्कि मुझे काफी खींच गए हैं। These are the time when the things are getting worse, then we have to jump in and revive our relationship with Bangladesh. Likewise, चाइना ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। देखें, चाइना को श्रीलंका में, भूटान, नेपाल, वाई देयर जो अभी ओपनली बोल्ड हो रहे हैं, बिकॉज चाइना सपोर्टिंग देम। लाइक बांग्लादेश को भी, ईरान को आप देखिए वहाँ $400 बिलियन की वहाँ इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। सो नाउ दिस ब्लॉक इज टोटली चेंज। इसलिए इंडिया अब इवन ये जो हमारा है सार्क है, इसके अंदर भी हमारे के तैयार बैठा है पाकिस्तान में। यू विल सी के इस दफा मुझे शक भी है कि जब होती है, इंडिया विल नॉट क्रिएट प्रॉब्लम नाउ। इवन नरेंद्र मोदी माइट कम टू पाकिस्तान दुनिया को बताने के लिए कि जी देखें जी, हम तो पाकिस्तान भी चला गया, मैं ताल्लुकात ठीक करना चाह रहा हूँ, बट वी नो देयर आर वेरी वेरी बिग कनिंग नेशन, नॉट ऑल एंड्यूज, एक्सट्रीमिस्ट, इंतहा पसंद, दहशतगर्द, ये चार का टोला है जिसमें ये आपके सामने नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है और अजीत डोवाल है। दे आर द वन हु इज टेकिंग इंडिया इनटू हिंदू स्टेट। उनका पूरा तशख्खुस खत्म करके रख दिया सेक्युलरिज्म का। इसलिए नाउ इज द टाइम कि पाकिस्तान को बड़ा एक्टिव रोल लेना चाहिए। हमें इनको सबको, ईरान इज रेडी टू कम टू गवादर, शाहबाज इज ऑलमोस्ट रिडंडेंट हो रहा है, सबके इंटरेस्ट करा रहे हैं, सेंट्रल एशिया इज कमिंग दिस साइड, अभी आपके सामने वहां से उनके प्राइम मिनिस्टर विजिट करके गए हैं। सो हमें अब इसको इम्प्रूव करना है। इंडिया से ताल्लुकात, कश्मीर से वी हैव टू स्टैंड, बट वी हैव टू रिमेन एंगेज विद ऑल अदर रीजनल कंट्रीज। खासतौर पर ईरान, रशिया को, हमने रशिया को ये बताना है, रशिया इज नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड पाकिस्तान, दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। चाइना पहले से, ईरान आ जाता तो ऑटोमेटिकली बाकी छोटे मुल्क हमारे साथ आ जाएंगे। वी आर, अल्लाह ने हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट बनाई है कि पाकिस्तान को आप कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इवन अमेरिकन, द ओनली थिंग इज वी हैव टू टेक स्टैंड, वी हैव टू बिहेव लाइक अ न्यूक्लियर कंट्री। आपने जो, हमने अफगानिस्तान के लिए जो कुछ किया है, व्हाट वी हैव रीपेड, नथिंग, 0/0। दीज आर द थिंग्स वी हैव टू टेल, बिकॉज अमेरिकन बॉन्ड कि अगर अमेरिकन निकले तो इंडिया को वहां पर लेके जाएं, इंडियन ट्रुप्स हैं उनको ट्रेन करें। द मोर इंडियन आर इन अफगानिस्तान, द मोर ट्रबल इज फॉर पाकिस्तान। वी शुड बी वेरी क्लियर। सो हमें ये अफगान भाइयों को, चाइना को, ईरान को बताना चाहिए कि वहां पर ईरान के ट्रुप्स आ जाएं, पाकिस्तान के ट्रुप्स हों, वी शुड ट्रेन देम। जी शाहिद अमीन साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि फिर हमने कंक्लूड करना है, ब्रिगेडियर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। ये बताइएगा शाहिद अमीन साहब कि गोल्डन जुबली मनाने की कोशिश की जा रही है अनोखे लाडले की जानिब से, और इस खुशी के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं या क्या साजिश है? क्योंकि बांग्लादेश को अच्छी तरह इस बात का पता होना चाहिए कि हम, वो गैर फितरी है हिंदुस्तान, उसके साथ गैर फितरी इत्तेहाद भी है। एक तरफ वो उनको शरीयत नहीं दे रहा, मुसलमानों का दुश्मन है, और बांग्लादेश के अंदर वो कार्ड भी खेल रहा है, गोल्डन जुबली मनाने की भी बातें कर रहा है। फिर बदकिस्मती से बांग्लादेश के जो सदूर हैं और जो उनके वज़राए आज़म रहे हैं, वो हमेशा लवाजमात देते रहे हैं हिंदुस्तान को, अवार्ड तक दे दिया उन्होंने इस मुक्ति बानी तहरीक के पीछे जो अवामिल कार फरमा थे। तो बांग्लादेश को एंगेज हम किस तरह कर सकते हैं? जी, वो तो मैंने अर्ज कर चुका हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है अवामी लीग की, शेख हसीना की, इनका जो एक तारीखी नैरेटिव है वो तो वही रहेगा कि वो बांग्लादेश में क्या पाकिस्तान ने जुल्म के जेनोसाइड किया और इंडिया ने हमारी मदद की वगैरह वगैरह। तो वो नैरेटिव नहीं बदल होने वाला जब तक ये शेख हसीना इन पावर है। लेकिन ये कि मोदी साहब जो है वो अपने तौर पे गोल्डन जुबली मनाएं या सिल्वर जुबली मनाएं, 1971 के मुकाबले में दुनिया के हक़ाइक़ बदल गए हैं, बांग्लादेश बदल गया है। वहाँ पे जैसे मैंने अर्ज किया कि वहाँ की अवामी राय बदल गई है। वो अपने तौर पे खुशियाँ मनाते रहे, प्रोपेगेंडे में तो हर चीज़ होती है, उसकी कोई ज़मीनी हक़ाइक़ जो हक़ाइक़ है उससे वो ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं बदलने वाले। लेकिन बहरहाल ये हमारा, जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ कि बांग्लादेश के सिलसिले में हमें एक ओपन माइंडेड एटीट्यूड रखना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उस फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं अफगानिस्तान की तरफ 1 मिनट के लिए आना चाहता हूँ कि उसका भी एक बड़ा सिलसिला है। हमारी अहमियत जो है अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के लिए बहुत है, और उनका जो नए सेक्रेटरी स्टेट है ब्लिंकेन जो हैं
वो भी सिलसिले में कुछ फाल हो रहे हैं। गालिबन शायद सिक्योरिटी काउंसिल के में एक खास जलसा भी होने वाला है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा। तो ये जो हमारी हैसियत है अमेरिका के लिए ख़ास तौर पे, और उस तवज्जुह से हम कहते हैं नियम एक हमारी एक अहमियत बनती है कि हम अफगानिस्तान के सिलसिले में एक रोल प्ले कर सकते हैं और प्ले कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। इससे हमें फ़ायदा उठा के अपनी जो डिप्लोमेटिक जो एक हमारा मसल है उसको बढ़ाना चाहिए। इट विल बी ए लॉस फॉर इंडिया, क्योंकि एक लिहाज से अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया तो आउट ऑफ एक्शन है। चलिए कभी कभार किसी कॉन्फ्रेंस में को बुला लिया, लेकिन वो तो एक फोटो सेशन ही हुआ ना। व्हाट इज एग्जैक्टली इंडिया रोल इन अफगानिस्तान जो डिक्लाइन करता जा रहा है। तो उस लिहाज से ये अफगानिस्तान हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड नहीं है तो कम से कम एक अहम कार्ड है। सही। हमको इसकी मदद से अपने आप को दुनिया में अपनी पोजीशन को ज्यादा उजागर करना चाहिए। Our gain will be India's loss. सही। अच्छा शाहिद अमीन साहब, आपने ब्लिंकन का जिक्र किया। जॉन ब्लिंकन को क्या इसमें जरूरत पड़ गई थी इसको हिंदुस्तान को शामिल करने? आपको याद होगा मॉस्को समिट में जब दाइश की बात की गई तो हिंदुस्तान ने शिरकत ही नहीं की, अमेरिका भी उसमें साथ था, उसके पीछे वही था। तो अब ये सारे इकट्ठे कैसे बैठेंगे, इस बात की समझ नहीं आ रही। इंडिया को एज ए प्लेयर तो मानते हैं, लेकिन ये एक मेरे ख्याल में सेकेंडरी सी पोजीशन है। एवरीबडी नोज, आप देख लीजिए आजकल जो बातचीत हो रही है अमेरिका की अफगानिस्तान के सिलसिले में पाकिस्तान से हो रही है कि इंडिया से हो रही है। इंडिया के साथ एक हमका वाजिबी सा है कि वो स्ट्रेटेजिक लिंक है। अगर इंडिया को टोटली इग्नोर करें तो शायद उनके जो इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं उनको कोई ज़रर पहुंचे। इन एनी केस अगर इंडिया भी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान कुछ मददगार हो सकता है तो अमेरिका की ये नीयत है कि वो हासिल किया जाए। उसका कुछ ना कुछ इक्वेशन ये अशरफ गनी गवर्नमेंट के साथ तो है ना जी। तो इसलिए इंडिया को इसमें शामिल करना एक टोटली इलॉजिकल बात तो नहीं है, बट इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि पाकिस्तान के साथ जो डायलॉग हो रहा है वो इंडिया के साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान उस पोजीशन में कि अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कोई रोल अदा करे। मेरे ख्याल में इंडिया का रोल तो अगर बनता है तो बहुत ही मार्जिनल बनता है। सर लॉजिकल कैसे हुआ? एक लिहाज से इंडिया, अमेरिका की नजर में इंडिया भी ऑल्सो एक प्लेयर इन द रीजन। सही। अफगानिस्तान में अशरफ गनी गवर्नमेंट के साथ इंडिया के कुछ ना कुछ ताल्लुकात तो है ना जी। मुआशी मफादात की भी बात फिर बीच में आती है। शाहिद अमीन साहब बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नसीम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।